नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए, कई दिनों से काफ़ी लंबे समय से अपनी जो है क्लासें नहीं लगी हैं। चलिए आज शुरू करते हैं एक नए टॉपिक से। देखिए, कक्षा 10 का अपनी हिंदी विषय की बात कर रहे हैं। कक्षा 10 यहाँ पर रहेगा और क्षितिज भाग 2 अपनी पुस्तक रहेगी और इसका जो पाठ रहेगा वो रहेगा उत्साह नामक कविता और इसके लेखक रहेंगे हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए शुरू करते हैं सप्रसंग व्याख्याओं से। देखिए, बादल गरजो घेर घेर घोर घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर में उर यानी हृदय में कवि नव जीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। ठीक है, समझ में आया होगा, कुछ आया होगा, ज़्यादा नहीं आया ना। चलिए प्रसंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रसंग में देखिए, यहाँ पर ये एक आह्वान गीत है और संदर्भ की बात करें तो ये रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह नामक कविता से। और यहाँ पर प्रसंग ये रहेगा कि यह एक आह्वान गीत है और बादलों को यहाँ पर बरसने के लिए कहते हुए कहता है कि बादल जो है वो नई चेतना, नया अंकुर और नई शक्ति को जन्म देने वाला बताया गया है। ठीक है, क्रांति का आह्वान करने वाला भी, क्रांति का सूचक भी किसे बताया गया है? बादल को बताया गया है। देखिए, इसकी व्याख्या कह सकते हैं, इसका भावार्थ अपन कह सकते हैं, वो देखते हैं अभी। देखिए, उपरोक्त जो पंक्तियां हैं उसमें कवि निराला ने उस सुंदर वातावरण का वर्णन किया है जब आकाश में काले काले बादलों से, आकाश जो है वो काले काले बादलों से भर जाता है और उसमें बिजली चमकने लगती है और बादलों के गर्जन का शोर सुनाई देता है। ठीक है, तब कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम गर्जना करो, तुम भयंकर घोर गर्जना करो, समस्त आकाश को घेर करके मूसलाधार वर्षा करो। हे बादल, तुम अत्यंत ही क्या हो, सुंदर हो और तुम्हारा स्वरूप जो है वो छोटे बालकों के समान है, जिसके सिर पर काले घुंघराले बाल हैं। जहां यहाँ पर जो है कवि ने एक विशेष बात कही है। विशेष बात यह है कि यहाँ पर बादलों का जो है वो मानवीकरण कर दिया गया है। तो यहाँ कवि ने बादलों का मानवीकरण किया है और कवि कहता है कि हे बादल, तुम अबोध बालक की कल्पनाओं के से पाले हुए हो। जिस प्रकार बिना ज्ञान वाला, अबोध जिसको अपन कहेंगे, जिसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता, ऐसे बालक की कल्पनाओं के समान तुम उस बालक के, वो बालक जो है जिस प्रकार की कल्पनाएं करता है कि काले काले बादल इस प्रकार के होंगे, इस प्रकार उमड़ घुमड़ कर चारों ओर से आएंगे, इस प्रकार गर्जना करेंगे और इस प्रकार जो है वो यहाँ पर बिजलियां चमकेंगी, वो सारी कल्पना करेंगे। तो इसी के समान बताया है कि तुम अबोध बालक की कल्पनाओं के समान पाले हुए हो। तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा को धारण किए हुए, यानी तुम्हारे अंदर जो है वो वज्र, बिजली जो है वो छिपी हुई है। वज्र यानी कठोर होता है। तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो, तुम में इतनी क्षमता है कि तुम नवीन सृष्टि का निर्माण कर सकते हो। और फिर क्या कहा है कि तुम जल रूपी नवीन जल प्रदान करने वाले हो। देखिए, जो है नवीन जीवन प्रदान करने वाले हैं जल के समान। जिस प्रकार जल की धरती पर वर्षा होती है, बरसात होती है, तो उस जल से जो है नए अंकुर फूटते हैं, नए नए बीज वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो नए पौधे जो है वो उगाते हैं। तो ये सारा जो रहेगा वो रहेगा बादल का। ठीक है, बादल का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि बादलों से ही क्या है, वर्षा होती है। देखें आगे, तुम्हारे अंदर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है, यानी तुम्हारे अंदर जो है वज्रपात कहते हैं जो बिजली गिरती है ना बरसात के समय, उससे कहते हैं वज्रपात। तो वो छिपा हुआ है, अर्थात तुम में परिवर्तन लाने की क्षमता है, तुम परिवर्तन ला सकते हो। देखा होगा जिस प्रकार गर्मियों के दिनों में जो है सूखी बंजर भूमि पड़ी रहती है, वर्षा होते ही वो हरी भरी हो जाती है, यानी वो क्या किया उसने, नया परिवर्तन वो लेकर आया। ठीक है, तो परिवर्तन लाने की क्षमता किसमें है? बादलों में है। तुम मेरे हृदय में नई कविता को जन्म दो और संसार फिर से नवीन प्रेरणा से भर दो। और हे बादल, तुम गर्जना करो। यहाँ बादलों के माध्यम से कवि ने जो है वो नए युवक जो हैं उनमें उत्साह का संचार भी किया है, यानी उसको थोड़ा सा जोश दिलाया है ताकि वे भी क्रांति ला सकें, परिवर्तन ला सकें। ठीक है, समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं बात करूंगा विशेष की। तो यहाँ पर विशेष में देखिए, यहाँ कवि ने बादलों को पुरुष और क्रांति का प्रतीक बताया है। पुरुष शक्ति को कहते हैं, पुरुषत्व को जो है पुरुष कहा जाता है, क्रांति का प्रतीक यहाँ पर बताया गया है। इस पद्यांश की जो भाषा रहेगी वो रहेगी खड़ी बोली और छंद की बात करें तो वो रहेगा मुक्त छंद। ठीक है, उपमा और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। समझ में आया होगी, भाषा सरल है, सहज है और भावों के अनुकूल भी अपन कह सकते हैं। देखिए अगला अपना जो पद रहेगा कि विकल विकल उन्मन थे उन्मने, विश्व के निदाग की शकल जने, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। देखिए, विकल का अर्थ होता है व्याकुल, उन्मन यानी अनमने मन से, यानी कई बार काम करते हैं ना, मन नहीं लगता उसमें, अनमना मन।
निदाग यानी जला हुआ, सकल यानी सभी, निदाग गर्मी को भी कहते हैं भाई, अनंत यानी अनंत, घन यानी होता है बादल, तप्त यानी तपना। ठीक है, ये सारे रहेंगे इसके शब्दार्थ। देखिए भावार्थ की बात करेंगे, संदर्भ और प्रसंग की बात मैं बार बार नहीं करूंगा। देखिए यहाँ पर जो है ये बताया गया है, देखो कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, गर्मी की तपन के कारण सारी धरती के जो लोग हैं वो व्याकुल हो गए हैं, विकल विकल यानी व्याकुल हो गए हैं और बेचैन होने लगे हैं। इस कारण इनका मन कहीं और नहीं लग रहा है, क्योंकि भयंकर गर्मी पड़ रही है, पूरी धरती तप रही है, तो मन कहीं और नहीं लग रहा है। इस समय इस अनंत आकाश में न मालूम किस ओर से आकर तुम छा गए हो, पता नहीं किस दिशा से तुम आए हो। देखा है ना, लिखा हुआ है आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, पता नहीं किस दिशा से तुम यहाँ पर आए हो, लेकिन आए जरूर हो। तो हे बादल, तुम बरस कर इस गर्मी के ताप से तपी हुई इस धरती को शीतलता प्रदान करो, ताकि ये धरती जो है वो शीतल हो सके। और हे बादल, गरज कर बरसो, धरती पर वर्षा हो जाने के बाद लोग भीषण गर्मी से राहत पा लेंगे, यानी उनको भीषण गर्मी से राहत मिल जाएगी और उनका मन जो है फिर से नया उत्साह और उमंग से संचारित होने लगेगा, अर्थात कार्य करने की उनमें नई ऊर्जा का संचार होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए देखिए यहाँ पर विशेष की बात मैं करूंगा, तो यहाँ पर देखिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। बादल को जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला बताया है कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कौन कर सकता है, बादल कर सकता है। और मुक्त छंद और ओज गुण की प्रधानता यहाँ पर रहेगी। अनुप्रास अलंकार अपन यहाँ पर कह सकते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार अपन यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि विकल विकल दो बार आया है, दो बार आने का मतलब दोनों बार अर्थ जब समान रहता है, तो दोनों बार अर्थ जब समान रहे तो वहां पर रहेगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ पर अलंकार भी रहेंगे, छंद की भी मैंने बात कर ली। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर देखिए गुण की भी मैंने बात की कि लोगों में जोश पैदा करने वाला कौन सा गुण होता है, ओज गुण होता है। तो वो सारा अपन जो है यहाँ पर रहेगा। देखिए यहाँ पे अट नहीं रही है का मतलब जो रहेगा, देखिए यहाँ पर पूरा अपन बात करेंगे। अट नहीं रही का मतलब अपने यहाँ पर जो है हम उसको जो है समाहित नहीं करा पा रहे हैं, हमारे अंदर वो सेट नहीं हो रही है, हमारे अंदर जो है वो समाहित नहीं हो रही है, उसकी बात अपन यहाँ पर करेंगे। देखिए अट नहीं रही है, ये रहेगी सूर्यकांत त्रिपाठन निराला की कविता। देखिए आबा फागुन की, यहाँ पर जो है पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पर फागुन मास का जो समय होता है, होली के समय की बात है। होली के समय आपको पता होगा कि कौन सी ऋतु आती है, बसंत ऋतु का आगमन होता है। और बसंत ऋतु के आगमन में देखा होगा पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, कोमल कलियां खिलने लगती हैं, ठंडी ठंडी जो है अच्छी निर्मल हवा जो है वो बहने लगती है। इसके अलावा बात करें तो पूरा वातावरण जो है वो हरा भरा होने लगता है, यानी वातावरण में एक नई खुशबू है, जो नए नए फूल आना है, वो नई नई खुशबू जो है वो वहाँ पर आने लगती है। यानी वातावरण में जो है एक अलग ही प्रकार का जो है जो सुरम्य जिसको कह सकते हैं, जो अपनी आंखों को अच्छी लगे, जो अच्छा लगे, वो सारा का सारा दृश्य जो है वो उस समय उत्पन्न हो जाता है। चलिए देखिए, आबा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल कहीं पड़ी है, उर्मे मंद पुष्प माल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। देखिए इसकी प्रसंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर कवि ने फागुन मास की जो सुंदरता है उसका वर्णन यहाँ पर किया है। मैंने बात पहले ही बता दी आपको, फागुन में वसंत ऋतु का आगमन होता है और उसकी जो सुंदरता है वो सबसे अनुपम होती है, सबसे अनूठी होती है। तो यहाँ पर व्याख्या की मैं बात करूं तो कवि फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहता है कि फागुन मास का जो सौंदर्य है वो इतना अधिक है कि उसकी शोभा समा नहीं पा रही है, यानी उसकी जो सुंदरता है वो मैं उसके अंदर अपने अंदर उसको समा नहीं पा रहा हूं। और यह शोभा प्रकृति के साथ साथ जो है मानव के जो शरीर है उन पर भी देखने को मिलती है, यानी प्रकृति में जो परिवर्तन होगा उसका प्रभाव सब पर होगा। भाई प्रकृति में जो परिवर्तन होगा उसका प्रभाव जो है सब पर रहेगा, चाहे वो मानव शरीर हो चाहे पशु का हो। तो परिणाम स्वरूप मानव चेहरे जो है, भाई वातावरण ही ऐसा है, चारों ओर हरियाली है, नए नए फूल आना है तो खुशी का सा लगता है। तो यहाँ पर मानव के चेहरों पर खुशी की जो झलक है वो उठने लगती है। और कवि कहता है कि इस महीने में कहीं से तो जो है सुगंधित हवा का झोंका आ रहा है और उससे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम खुलकर सांस ले रहे हो, यानी प्रकृति जो है वो खुलकर सांस ले रही है। और इससे प्रत्येक घर जो है वो महकने लग जाता है, प्रत्येक घर में खुशबू फैल जाती है। तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो, फागुन मास की मादकता का ही वर्णन है, वसंत ऋतु का ही वर्णन है, तो ऐसी मादकता भर देते हो कि मन रूपी जो पक्षी है, रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर मिलेगा, मन रूपी जो पक्षी है वो कल्पनाओं के पंख लगाकर उन्मुक्त स्वतंत्र स्वच्छंद जो आकाश है उसमें उड़ने के लिए आतुर हो उठता है। और कवि सर्वत्र फागुन के फैले सौंदर्य का दर्शन करता है और उनकी आंखें इस फैले हुए सौंदर्य को देखकर
आघाती नहीं है, यानी वो आराम नहीं कर रही है और इसीलिए वह अपनी दृष्टि को इससे हटा नहीं पाता है। बिल्कुल आंखें चाहती नहीं है कि ऐसे सौंदर्य से दूर जाएं, तो इसलिए वो नींद भी नहीं ले रही है। तो पेड़ पौधों की डालियों पर जो है हरे हरे पत्ते आ गए हैं, वे कहीं पर हरितिमा और कहीं पर लालिमा झलकती है, अलग अलग प्रकार के फूल है, तो उस हिसाब से जो है वो वातावरण रहेगा। कहीं वृक्षों के गलों में मंद मंद सुगंध वाले जो फूल हैं उनकी माला पड़ी हुई है, यानी सुगंधित फूल जो है ऐसा लगता है इन पेड़ों के क्या बोलते हैं गला है उसके ऊपर माला डाली हुई है। और आज से यह है कि वसंत के इस मादक वातावरण में वृक्षों की डालियों पर सुगंधित फूल खिल रहे हैं जो अपनी मंद मंद सुगंध को चारों ओर फैला रहे हैं और जगह जगह सौंदर्य राशि इतनी अधिक खिल उठी है कि वह समा नहीं पा रही है, वह सब जगह प्रकट हो रही है। ठीक है, विशेष मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैं बता देता हूँ विशेष की बात मैं यहाँ पर करता हूँ। तो विशेष में सबसे पहली बात जो है कि यहाँ पर रहेगा फागुन मास का या वसंत ऋतु का जो है उसकी सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसका मानवीकरण यहाँ पर किया गया है। दूसरी में बात करूँ तो यहाँ पर उपमा रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तीसरी में बात करूँ तो यहाँ पर मुक्त छंद का प्रयोग है। चौथी में बात करूँ तो यहाँ पर रहेगा अपने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। भाषा बिल्कुल सरल है, सहज है और प्रकृति चित्रण जो कवि का है यहाँ पर दिया गया है वो सर्वश्रेष्ठ अपन कह सकते हैं। ठीक है, सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी मान लो आपकी कोई समस्या है, आपका कोई सुझाव है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।